बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं। पिछले चंद हफ्तों से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ पढ़ाई की मसरूफियत और थीसिस की वजह से, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो चलते हैं आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है नील, दरियाए नील। दरियाए नील की एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है और ये कई सारे ममालिक से होता हुआ मिस्र में भी ये दरिया बहता है। काफ़ी सारे अम्बिया कराम के जो वाक़यात हैं वो इस दरिया से भी मुंसलिक हमें मिलते हैं और इसके अलावा इल्हामी किताबों में भी इस दरिया का तज़किरा हमें मिलता है। तो नाजरीन, 1950s में जमाल नासिर साहब की मिस्र में गवर्नमेंट बनी। तो उस दौर में सीन कुछ इस तरह था कि उन्होंने अपना कैंप चेंज किया। ये कंट्रीज़ के जो कैंप्स बने होते हैं, जिस तरह आजकल हम दोबारा अमेरिकी कैंप में चले गए हैं, मैं उसी कैंप की बात कर रहा हूँ। उस दौर में उन्होंने अमेरिका को साइडलाइन करते हुए वो चाइना और रशिया के कैंप के साथ जा मिले। उस दौर में चाइना जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उन्होंने चाइना को भी एक्सेप्ट किया और इसके अलावा रशिया के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात का आगाज़ किया। तो उस दौर में वहाँ मिस्र में एक डैम की तमीर हो रही थी और वो था असवंद डैम, असवंद हाई डैम। तो नाजरीन, अमेरिका जो था वो आपको पता है कि इस तरह के डेवलपमेंट के कामों में अमेरिका के जो इंटरनेशनल इदारे हैं, क्योंकि उनके बैक पे अमेरिका ही होता है, इसलिए मैं अमेरिका कह रहा हूँ। तो अमेरिका जो है फंडिंग्स वगैरह करता है डिफरेंट ममालिक में डेवलपमेंट्स के लिए। पाकिस्तान को भी इस तरह कर्जा मिला था अपने डैम्स वगैरह की तमीर के लिए। सेम उसी सिनेरियो पे असवंद हाई डैम के लिए अमेरिका वहाँ पर फंडिंग कर रहा था। लेकिन जब ये वहाँ पर जमाल नासिर साहब की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने अपना कैंप चेंज किया, तो अमेरिका ने फिर एज अ रिज़ल्ट अपनी फंडिंग रोक ली। तो नाजरीन, ये डैम मिस्र के लिए इंतहाई ज़रूरी था। तो वहाँ पर फिर जमाल नासिर साहब ने क्या किया, जाहिर है उन्हें फंडिंग चाहिए थी और रशिया से भी उन्हें कुछ पैसा मिला, लेकिन वो इतनी अमाउंट नहीं थी कि वो अपना डैम बना सकें। और चाइना भी, जैसा मैंने आपको पहले कहा, उस दौर में सुपर पावर तो था नहीं, 1950s का दौर था और चाइना नया नया आज़ाद हुआ था, तो चाइना भी एक कमज़ोर मुल्क ही था। तो नाजरीन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। स्विस कैनाल, इससे रेलिवेंट एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली कुछ सीरीज में हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। स्विस कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो कि दो वाइड रीजन्स के दरमियान एक कैनाल बहती है और वहाँ पर जब उन्होंने टैक्स लगाया तो उससे उनको बहुत ज़्यादा आमदनी आना शुरू हो गई। जाहिर है कि बहरी जहाज़ों का रूट था वो, और आने जाने के लिए, ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी वो रूट जो है यूज़फुल था। तो इसीलिए वहाँ पर जब उन्होंने टैक्स लगाया तो उनको एक अच्छी खासी आमदनी शुरू हो गई। तो 1970 तक उन्होंने अपना डैम तैयार कर लिया उसी आमदनी से जो कि उन्होंने स्विस कैनाल पे नेशनलाइज करके तो टैक्स लगाया था। मेरा एक दोस्त है, तो वो बताने लगा कि जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर आपने होटल्स वगैरह बना लिए हैं, तो यहाँ पर तो फ्लड वगैरह आ जाते थे। जो पानी की तो यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत तेज़ी से रवानगी है पानी की, तो यहाँ पर तो आपने होटल्स वगैरह बना लिए, तो ये सब तो बह जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये जब से हमारा असवंद डैम बना है वो 1970s वाला ही, तो उसके बाद ऐसा कोई भी हमें फ्लड वगैरह का खदशा यहाँ पे दरपेश नहीं हुआ। तो नाजरीन, सेम यही सिनेरियो है इंडस रिवर का। मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की है वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। पाकिस्तान में सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम रखना चाहता हूँ दरिया सिंध के मुतल्लिक। दरिया सिंध एक ऐसा दरिया है जो कि हिमालय से होता हुआ और उसके बाद अटक के मुकाम पे कई दरिया जो हैं उसमें मिक्सअप होते हैं, जिसमें बाशमूल दरियाए काबुल है। और दरियाए काबुल में फर्दर दो दरिया बहते हैं, जिनमें दरियाए कुनहार है और दरियाए सवात भी है। और कुनहार अपने साथ दरियाए चित्राल और दरियाए कामा को लिए आता है, और इसके अलावा दरियाए जो सवात है वो अपने साथ पंचगूरा के दरिया को भी अपने साथ लेकर आता है दरियाए काबुल में।
और ये दरियाए काबुल और दरियाए सिंध आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं अटक के मुकाम पे, और वहां पर पानी का एक बहुत तेज बहाव पैदा होता है, और फिर वहां से वो अंदरून आगे सिंध की तरफ पानी का बहाव चला जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि इसी सारे रूट के दरमियान आगे कुछ बैराजेस आते हैं, जिनमें बाशमूल है एक खैरबाद बैराज है, और इसके बाद आता है कालाबाग बैराज। अब पाकिस्तान ने इस सारे जो सा पानी का जो साइकिल है जो हिमालय से शुरू होता है और जहां तक हम कालाबाग बैराज तक पहुंचे हैं, यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान का सिर्फ एक डैम है, तरबेला डैम, और वो भी पाकिस्तान ने हिमालय की साइड पर ही अपना ये वाला डैम बनाया हुआ है, तरबेला। और मौजूदा दौर में अब तो उसकी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट 35% कम हो चुकी है, क्योंकि उस पर वो पत्थर और मिट्टी वगैरह काफ़ी सारी वहाँ पर गिर गई है उस डैम में, और हमारे लोगों ने उसकी कोई सफाई भी नहीं की इंतज़ामिया की गफलत की वजह से। जहाँ तक कि जब सिंतास मुआहदा हुआ 1960 में, हमने अपने 3 दरिया जो हैं वो भारत को दे दिए, रावी, सतलुज और ब्यास। और जबकि अगर भारत को देखें तो भारत ने वहाँ पर थिन, बाकरा और पोंग डैम, ये 3 डैम भारत ने अपने वो 3 दरियाओं में बना लिए जो कि 1960s में सिंतास मुआहदे के तहत हमने भारत को अलॉट कर दिए थे। एक और मैं आपको फैक्ट बताऊं कि पाकिस्तान जो अपना टोटल पानी जो है पाकिस्तान स्टोर करता है वो है सिर्फ 13 बिलियन एकड़ फीट, और हत्ता कि जो मैंने आपको इंडिया के जो 3 डैम्स का बताया है वो सिर्फ वो 3 डैम्स इंडिया में 15 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी है, हम अपना पानी भी ज़ाया कर रहे हैं, और इसके अलावा हमें पानी की कमी का भी आए दिन इशू रहता है, लेकिन हमने कोई डैम नहीं बनाए। और हत्ता कि हमें मिस्रियों से सीखना चाहिए कि जब उन पे पाबंदी भी लग गई और लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ 1970 तक अपना वो डैम मुकम्मल किया, और सेम एज इट इज़ ये दरियाए नील की भी सेम सूरत हाल हमारे दरियाए सिंध की जैसी थी। ये भी एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल दरिया, और यहाँ पर भी पानी की तुगयानी और पानी की तेज़ी की वजह से यहाँ पर भी सैलाब वगैरह आया करते थे। और लेकिन हत्ता कि उस डैम की तमीर के बाद अब ये सूरत हाल है कि वहाँ पर बैंक ऑफ द रिवर पर लोगों ने अपने होटल्स वगैरह बनाए हैं, पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पे टूरिज्म है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे काम कारोबार हो रहा है। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि जो डैम्स वगैरह हैं वो एक मुल्क की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम कालाबाग डैम बना लेते हैं तो उसमें हम 6.5 मिलियन एकड़ फीट पानी को स्टोर कर सकते हैं, और हमारी जो कुल पानी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी वो 20 मिलियन एकड़ फुट तक चली जाएगी कालाबाग डैम के बनने के बाद। और बदकिस्मती से अभी तक तो इस पे कोई काम भी नहीं शुरू हुआ। ये डैम्स इस तरह काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर दरिया काबुल में 4 लाख क्यूसिक जो पानी है वो उसका रेला वहां से गुजर रहा है, और पीछे हिमालय से भी जो है वो 3 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है, तो जाहिर है कि 7 लाख क्यूसिक जो पानी है जब वो दरिया सिंध में आएगा तो वो तो तबाही मचाएगा। लेकिन इस मौके पे जो हमने तरबेला का डैम बनाया हुआ है तो तरबेला के ऊपर प्रेशर आता है, वो पानी स्टॉप कर लेता है, और तरबेला वाली साइड से यानी हिमालय वाली साइड से सिर्फ 1 लाख क्यूसिक पानी वो अलाउ करते हैं आने के लिए, और इस तरह टोटल 5 लाख क्यूसिक पानी जो है सिर्फ दरिया सिंध में आता है, जिसकी वजह से ना ही कोई सैलाब आता है और ना ही कोई बर्बादी होगी। और अगर हम ये स्ट्रेटजी अपना लेते हैं तो इसी तरह अगर आगे हमारा कालाबाग भी बना हो तो हम काफ़ी सारा पानी स्टोर कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ सैलाब के हवाले से मैं समझता था कि कुछ सूरत हाल से आपको अपडेट करूं, और इसके अलावा मैं उसका आपको हल भी बताऊं। तो नाजरीन, सिर्फ इसका यही हल है। मैं इस वीडियो के तवस्सुल से अपने इदारों से भी कहूँगा और इस मुल्क के बड़ों से भी कहूँगा कि आप डैम्स वगैरह बनाएं, तो ये पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और नाजरीन, जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है उनकी तरफ भी आ जाते हैं, वो आए दिन रोना रोते रहते हैं पानी का, और हत्ता कि इनको ये नहीं पता कि अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो सिर्फ 11% पानी पंजाब को मिलेगा, और बाकी जो 89% पानी है उसमें से भी 50% पानी सिंध को मिलेगा। इनके तमाम मसाइल का हल सिर्फ कालाबाग डैम है। और मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है
सिंध में फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा पानी है। सिंध की ज़मीनें तो पानी की वाफर मिकदार की वजह से ख़राब हो रही हैं, और जब ये आगे नवंबर दिसंबर में जब फसल वगैरह बोनी है तो तब पानी नहीं इनको मिलना। तो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पानी का सिर्फ तरबेला ही सोर्स है। वहाँ से तरबेला से ये लोग पानी खोलेंगे तो सिंध को पानी मिलेगा, वैसे इसके अलावा सिंध को पानी नहीं मिलेगा। और अगर ये काला बाग हमने टाइम से बना लिया होता तो ना ही हमें इस तरह की सूरत हाल का कोई सामना करना पड़ता, और आज सिंध भी एक खुशहाल सूबा बन जाना था, और अपने एग्रीकल्चर के लिहाज से भी और अपने लोगों को पानी मुहैया करने के लिहाज से भी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के सारे सूबों में सबसे पीछे सिंध हुकूमत है। सिंध ही रह गया है, वो भी अपने जरदारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से और उनके गलत फैसलों की वजह से। और कालाबाग के खिलाफ सिर्फ ये वडेरे और जरदारी हुकूमत ही है। वहाँ के सिंधी जो हमारे भाई हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये डैम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा कि अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कर लेते हैं तो हम उस चार्टर के तहत अपने डैम्स और ये जो मेगा जो प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो भी, क्योंकि हम अगर अपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी में राइट कर लेते हैं कि इन मामलात में कोई भी सियासत नहीं होगी किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट की पार्टीज हों या चाहे वो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हों। इन मामलात में जो मुल्क की बका की जामन है और इन मेगा प्रोजेक्ट्स जो मुल्क की बका के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक है सी पैक हो गया, कालाबाग डैम हो गया, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो था रेकोडिक, तो इन प्रोजेक्ट में आई थिंक कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, और ख़ास तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि ये मुल्क की बका के मामलात पे कोई भी सियासत नहीं होगी। तो नाज़रीन, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।